बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमले किए गए और उस हमले के बाद बड़े सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस अब उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। यमन को दो अतराफ से घेरने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आबनाए बाबुल मंदब पर पाक फौज का कंट्रोल बहीर अहमर तक पाक फौज पहुंच चुकी है। रेड सी तक इस वक्त JF-17 थंडर पहुंच चुके हैं। इजराइल की सरहद के भी बहुत करीब है और ये जो कोताही की गई अब उसका जवाब बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। इसके बड़े सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिफ्थ मीटिंग हुई है, पांचवी मुलाकात हुई है सुन्नी अलायंस, उस सुन्नी अलायंस की जिसका हम अभी तक जिक्र कर रहे थे। पांचवी बड़ी बैठक हुई है और उस बड़ी बैठक के अंदर भी बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। दूसरी जानिब इजराइल को एक बहुत बड़ा अपसेट दिया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने क्या किया नाज़रीन? ईरान ने यह किया है कि कुछ खुफिया नेटवर्क्स पकड़े गए हैं। वो नेटवर्क्स जो कि बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बहुत बड़ा अपसेट मिला है। एक एनोनिमस हैकर का ग्रुप जिसने बहुत सी फाइल्स और बहुत से केसेस सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल आप सब तक पहुंचाए। अब उन्होंने जो एप्सियन फाइल्स है उस हवाले से बड़ी अहम रेवलेशंस और बड़ी अहम फाइल्स लोगों तक पहुंचाने का ऐलान किया गया है। जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स है, जितनी भी बड़ी खबरें हैं, इस तमाम तर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमैस मुनीर, नौजवान सहाफ़ी हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, मिडल ईस्ट पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इनसे डिस्कशन होती रहती है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जवाद, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा दोबारा मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप बाबुल मंदब है जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि यमन या यमन की जो मज़ाहमती तंजीम है उसने अब अपना कंट्रोल दोबारा से बहाल करना शुरू कर दिया या फिर उसको बंद करने जा रहे हैं आबनाए खुरमुस के तर्ज के ऊपर, अब वैसा नहीं होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई है। आप यूं कहें कि इतनी बड़ी मिस्टेक है कि दिस इजंट गोइंग टू डू एनी गुड फॉर एनीवन। इस खित्ते के अंदर जो इस वक्त मज़ाहमती तंजीम ने सऊदी अरब के ऊपर हमले किए हैं, पहले देखने वालों के लिए बता दें कि दो सूबों के ऊपर हमले किए गए हैं। सऊदी अरब का एक मारब सूबा है और एक हजरे मौत, दोनों के ऊपर जो कामिकाज ड्रोन्स हैं उनसे अटैक किया और गया है। फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद थे। और इससे पहले वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि फील्ड मार्शल अचानक वहां पर पहुंचे हैं। और एग्जैक्टली। अब अचानक से जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो सऊदी अरब के ऊपर जो है वो दाग दिए जाना, और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस पैक्ट के अंदर मौजूद हैं और हमारे जो अस्करी क्यादत है वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, तो ये एक वाज़ेह मैसेज था यमनी जो मज़ाहमती तंजीम है उसकी जानिब से, जिसका जवाब उनको मिलेगा। और आप यूं कहें कि बाबुल मंदब के ऊपर जो पाक फौज का कंट्रोल है या पाक फौज का अपना भी कहें, आप यूं कह लें कि JF-17 थंडर्स का कंट्रोल है इस वक्त, क्योंकि दोनों अतराफ जो बाबुल मंदब है वहां पर JF-17 थंडर्स पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंच चुके हैं इसकी तफसीलात मैं चाहूंगा कि आप नाज़रीन के सामने रखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि सऊदी अरब वहां पर हमारे तैयारे मौजूद है, JF-17 थंडर मौजूद है, हमारा स्क्वाड्रन वहां पर मौजूद है। और फिर उस तरीके से हमने जो हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है उसके लिए भी हमारी वहां पर अफवाज मौजूद है। अब एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट होने वाला है और वो डिफेंस पैक्ट हमारा सोमालिया के साथ 24 JF-17 थंडर उन्हें दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ तुर्किया भी वहां पर एक बहुत बड़ी अपनी सबसे बड़ी बेस कायम करने वाला है। तुर्किया की फौज भी वहां पर, और अब 24 JF-17 थंडर्स, और सिर्फ 24 JF-17 थंडर्स नहीं बल्कि इसके साथ साथ वहां पर हमारी दिफाई साजो सामान, वहां पर हमारी मिलिट्री, क्योंकि उनके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और डिफेंस कॉपरेशन की भी बातचीत इस वक्त जारी है। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल से उमैस मुलाकात भी की और उसमें आज मुलाकात की है। जो वजीर दिफा हैं सोमालिया के, उन्होंने आकर पाकिस्तान के अंदर एक वफ्द आया पूरा और मुलाकात की गई है। बहुत ही हसास जो मौका है उसके ऊपर ये मुलाकात हुई है। लेकिन देखने वालों के लिए कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम लोग यमन की बात कर रहे हैं साथ में सोमालिया की बात कर रहे हैं, तो इनको बताते चलें कि जो गल्फ ऑफ एडन जो है गल्फ ऑफ एडन है, उसके बिल्कुल पास है, एक तरफ सोमालिया है और एक तरफ यमन है। आप यूं समझ लीजिए कि दरमियान में सिर्फ खलीज अदन है, रेड सी है, और उसके आसपास जो है एक तरफ यमन और एक तरफ सोमालिया है। और सोमालिया के अंदर भी सोमाली लैंड, जिसको वो तस्वुर अभी सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने किया है, उसके अलावा किसी और ने नहीं किया। और वो भी इसीलिए क्योंकि सोमाली लैंड के हवाले से उनका जो एक प्लान था, वो ये प्लान था कि गजा के अंदर जो
जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को निकाल कर, फ़लस्तीनियों को निकाल कर सोमालीलैंड के अंदर आबाद किया जाएगा। इसीलिए जब सोमालीलैंड ने वो अलहदगी का ऐलान किया, चूँकि अलहदगी पसंद तंज़ीमें, तहरीकें, ये पूरी जो बहीर अहमर है, रेड सी की जो पूरी पट्टी है, यहाँ पर जितने भी आप ममालिक देख लेंगे, हर एक के अंदर अलहदगी पसंद तंज़ीमें और तहरीकें चल रही हैं और ये स्पॉन्सर्ड हैं। स्पॉन्सर्ड इसलिए हैं क्योंकि ट्रेड रूट को अपने महफूज़ बनाना है, ट्रेड रूट को सिक्योर करना है। उसी की एक कड़ी हमें सोमालिया के अंदर नज़र आती है, जब सोमालीलैंड को अलहदा डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद सबसे पहले उसको तस्लीम करने वाला कौन था? इज़राइल उसको तस्लीम बिल्कुल। करने वाला था, क्योंकि प्लान ये था गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाल कर वहाँ पर आबाद किया जाएगा और उसकी मुकम्मल तौर पर रीस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। एक नया जो जिस तरीके से उनका वो प्लान था वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सोमालिया को सपोर्ट करने वाला है तुर्किया, सोमालिया को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, हुँ। तो इसीलिए अब इज़राइल के सर पर जाकर पाकिस्तान बैठ चुका है। यमनी मज़ाहिमती तंज़ीम एक्चुअली उनको अभी समझ नहीं आ रही हुँ। उमैस। अगर देखा जाए उनको समझ ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनकी ये जो हरकतें हैं उससे ये न सिर्फ माहौल ख़राब होगा मशरिक़ वस्ता का, बल्कि जो इज़राइल चाहता है कि सुन्नी और शिया का जो एक वो एक कॉन्फ्लिक्ट है उनका कॉन्फ्लिक्ट जो। है वो क्रिएट हाँ। हो। तो अब इस तनाज़ुर में ये बड़ा एक जो है अनफॉर्च्यूनेट सी सिचुएशन है जो कि हौसियों की जानिब से, यमनी मज़ाहिमती और अब तंज़ीम की जानिब देखिए से ये देखी जा किसी रही है। के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है। हुँ। मतलब सऊदी अरब को अब जवाब देना ही होगा। ऑब्वियसली वो जब जवाब देगा तो जो मज़ाहमती तंज़ीम है वो बाबुल मंदब बंद कर देंगे और बाबुल मंदब को फिर खुलवाने के लिए क्या होगा कि पाक फ़ौज को मैदान में आना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। ऑब्वियसली और आपने हर्मुज़ तो अमेरिका नहीं खुलवा सका, लेकिन जैसे पाकिस्तान की वहाँ पर मौजूदगी है, वहाँ हुँ। पर अब हमारी फ़ोर्सेस मौजूद हैं। सोमालिया में आपने बताया कितने करीब है हमारे तैयारे वहाँ पर। सऊदी अरब भी यमन के साथ बॉर्डर शेयर चंद करता है। 100 किलोमीटर तो तो मतलब हमारे दो अतराफ से यमन को इस वक्त जो पाक अफवाज हैं वो अटैक कर सकती हैं। कर अटैक सकते तो हैं, नहीं घेर करेंगे हाँ, लेकिन हम प्रेशराइज तो प्रेशराइज़ कर एटलीस्ट कर सकते हैं। सकते हैं सफारती सतह के ऊपर। लेकिन पर्सनली अगर मैं ये देखूँ तो मुझे ये सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लगती पाकिस्तान के लिए भी। हुँ। पाकिस्तान खुद अगर हम देखें तो खतरात से दो चार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं केपी के अंदर आप देख रहे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात, बलूचिस्तान के अंदर देखे आपने, आपने अवामी एक्शन कमेटी के देखे, कुछ मुसल्लह अनासिर ने किस हुँ। तरीके से chaos क्रिएट करने की कोशिश की। कश्मीर की सिचुएशन आपके सामने है, यहाँ पर भारत ताक में बैठा है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट ठीक है, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब हमारा उसी तर्ज का डिफेंस एग्रीमेंट दीगर ममालिक के साथ अगर हो, सोमालिया के साथ हो, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। जी। लेकिन क्या पाकिस्तान इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकता है इतनी जगह पर मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जाकर? देखिए जवाब सबसे पहले जो आपने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात की, वेरी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ती हुँ, हुई नजर आ रही है। आपने बहुत से सूबों का नाम ले लिया, लेकिन आप अगर इनको नोट करेंगे, इनका पैटर्न देखेंगे और पैटर्न ऑफ टाइम देखेंगे, इनकी हैपनिंग्स देखेंगे, तो आपको एक जो सिमिलैरिटी है वो नजर आएगी। हुँ, जैसे ही पाकिस्तान आलमी मंजरनामे के ऊपर प्रोमिनेंट होने लगता है, तो पाकिस्तान इधर के से कार्रवाइयाँ शुरू हो यहाँ जाती से हैं। आप देखेंगे कि जो हीट ऑफ द मूवमेंट है ना वो बढ़ने शुरू हो जाती है और यहाँ पर मामला शुरू हो जाता है, कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशतगर्दाना हुँ, हुँ, जो हमले हैं वो पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो जाते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? तो देखिए सब कुछ जो अफोर्ड है वो पाकिस्तान ने नहीं करना। पाकिस्तान अपनी सलाहियत दे सकता है, हुँ, पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी दे सकता है, पाकिस्तान अपने पायलट्स दे सकता है, अपनी लॉजिस्टिक्स दे सकता है। हुँ। लेकिन जो दीगर ममालिक हैं जो अपना दिफा नहीं कर सकते हैं, हम जो है वो ऑब्वियसली उनको चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें और पाकिस्तान की अगर फाइनेंशियली आपने कोऑपरेट करके अगर एक ब्लॉक बन जाता है, आपको पता है कि दुनिया ब्लॉक्स की जानिब जा रही है। अच्छा, मैं यही अगला सवाल भी करने लगा था, इस पर भी डिस्कशन कि 5th मीटिंग हुई है, तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के वसी तर मफादात पर ये 5वां इजलास हुआ। तो ये वही अलायंस है जिससे ख़तरा है इसराइल को और ये वही अलायंस है जिसका ज़िक्र किया था और इस अलायंस की वजह से ही ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की इस वक़्त जो है वो कोशिश की जा रही है, सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट जो है। तो क्या समझते हैं कोई फ्रूटफुल ये साबित होगा ये अलायंस या फिर नहीं? देखें जब वक़्त की जवाब तो ज़रूरत के बन बिल्कुल, चुका है बिल्कुल अलायंस। ज़रूरत है। जैसे ही जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके हुँ, बाद इन सब ममालिक ने इसको अपनी ज़रूरत समझा था और आपने देखा उस वक़्त कैसे पाकिस्तान को कॉन्टैक्ट किया गया। मिस्र की जानिब से भी किया गया, जो तुर्किया की जानिब से भी तुर्किया किया की गया, जानिब से, कतर की जानिब कतर की से, जानिब से ये भी। जो खलीजी ममालिक हैं, इनके पास अपना दिफा मौजूद नहीं है और ऐसे अमेरिका का दिफा इनके लिए आप यूँ कहें कि नकारा हो चुका है। नकार है, इट इज़ यूज़लेस फॉर देम कि क्योंकि वो जो अपना अमेरिका के दिफ़ा नहीं कर सके वो उनका क्या दिफ़ा वो अप करेंगे? उनका क्या दिफा अपनी करेंगे? बेसिस को नहीं एब्सोल्युटली बचा राइट। सके। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। पाकिस्तान के हुँ, साथ एक डील साइन करने का मतलब ये है कि आप एक
जो एटमी छत्रछाया है उसके अंदर आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो पाकिस्तान पाकिस्तान को के साथ अपने डिफेंस साथ एक एग्रीमेंट डिफेंस एग्रीमेंट करे, जैसे सऊदी अरब ने किया है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आखिर में दो खबरें रह गई, उस पर भी मैं चाह रहा था कि जल्दी से ज़रा बातचीत करें। सबसे पहले तो अब इसराइल को भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा अपसेट मिला है उनको, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी अपसेट मिला है। एक नेटवर्क पकड़ा गया है, हम्म। और उस नेटवर्क के अंदर 21 जो बाशिंदे हैं जो इसराइल की जासूसी में मुलविस थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है, दोबारा कोई अंदरूनी कियोस क्रिएट करने की कोशिश कर देखें रहे थे? जवाद, ये जो स्पाई गेम है ना, ये तो हम्म। ईरान की, आप जैसे बता रहे थे, अभी के वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। तो ये ऐसे ही जो जासूस हैं, इनको निशाने इबरत बनाना भी ईरान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना अमेरिका अच्छा, या हाँ। उनके इत्तेहादियों पे हमले करना। अच्छा, वैसे ईरान को टॉलरेट नहीं करता, ईरान जो है वो अब जासूसी करना और भी नहीं गद्दारी चाहिए में ना, उसमें अब करना लटका देता है। अब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें जितना नुकसान वो करवा चुके हैं, हम्म। इतना इस खित्ते में और किसने करवाया है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम्म। इनके अपने जो जासूस थे, उन्होंने इनको अंदर से सबूताज किया और बाहर से फिर अमेरिका ने अटैक कर दिया। अगर ये अंदर से कमजोर ना होते, इनका डिफेंस जो सिस्टम है वो थोड़ा सा भी इंटैक्ट होता, तो हम्म। बाहर से जो हमले हैं उनको बहुत हद तक रोका जा सकता था। लेकिन जब वो अंदर से ही सारा डिफेंस सिस्टम बंद हो चुका है, तो बाहर से हमले कैसे रोके जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले इनको जो सफाई है वो अपने घर से करनी है। फिर उसके अंदर ये अफगानी जासूस भी पकड़ेंगे, उसके अंदर ये भारतीय भारतीय जासूस भी। जासूस भी पकड़ेंगे। तो ये सारी सफाई इनको करना होगी। उसके बगैर ये अमेरिका के ऊपर या उनके इत्तेहादियों के ऊपर अटैक भी करते रहेंगे, तो वो उतना फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। एग्जैक्टली। ट्रम्प को भी बड़ा एक अपसेट मिले, उस पर बाज़ा थोड़ी सी डिस्कशन करके इख्तिताम करते हैं। अब फेमस एक ग्रुप आपने सुना होगा, एनोनिमस। यस यस। उन्होंने बड़ी वीडियोस वगैरह फुटेजेस रिलीज की थी, दोबारा कह रहे हैं कि कुछ हम एप्स्टीन फाइल्स रिलीज कर रहे हैं। तो ट्रम्प को तो मेरे ख्याल से नींद नहीं आ रही होगी। देखें जवाब, जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, ये वो हमाम है जहां पर अमेरिका, इसराइल और दुनिया की जो मुक्तदर है ना, सब नंगे हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि एप्स्टीन फाइल्स हैं। और उससे उन्हें डाइवर्ट करने के उसको लिए डाइवर्ट करने के ये जंग लिए छेड़ी तो गई ये थी। जंग छिड़ी गई थी। तो ये ईरान के लिए फिर अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दोबारा से अगर कोई चीज बाहर आती है तो अमेरिका दोबारा से कोई नई जंग ना छेड़ी बैठे। दोबारा नई जंग, क्या दोबारा को बड़े पैमाने पर हमले ना शुरू हो जाए। खैर, ईरान भी रिटालिएट तो करेगा, जाहिर सी बात है। देव सेड कि अगर इस मर्तबा हमें निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से, तो जो अहम उनके अहदाफ हैं और उनके जो एलाइज हैं, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस मर्तबा हम निशाना बनाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत शुक्रिया उमैस आपके कीमती वक्त का। इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। बड़ा अच्छा लगता है एज यूजुअल आपसे बात करके, आपका बहुत नाजरीन। शुक्रिया। कोई मसला नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।